तो हम सीधे सवाल जवाब शुरू करते हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी से। सर, अभी मॉनसून सत्र खत्म हुआ और बहुत छोटा सत्र रहा, तो सत्र की कामकाज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लोकतंत्र में विधानसभा और लोकसभा, इसका अपना बड़ा महत्व है। राज्य का विकास हो, राज्य में कानून व्यवस्था अच्छी हो, समसामयिक कानून बने, आवश्यक हो तो पूर्व से स्थित कानूनों में संशोधन किए जाएं और प्रदेश की जनता की जो समस्याएं हैं वो सदस्यों के द्वारा नियमों के अंतर्गत अभिव्यक्त हों। इसलिए राज्य की दृष्टि से विधानसभा एक लोकतांत्रिक और सशक्त मंच है। अभी वर्षाकालीन सत्र था, यद्यपि ये काफ़ी छोटा सत्र था, लेकिन इस सत्र में प्रश्नों के माध्यम से, ध्यानाकर्षण के माध्यम से, अशासकीय संकल्पों के माध्यम से, प्रश्न तारांकित और अतारांकित दोनों प्रकार के होते हैं। इन सब के माध्यम से अनेक प्रकार के विषय सरकार के ध्यान में आए हैं। उन्होंने समाधान कारक उत्तर भी दिए हैं और पूरक प्रश्नों में भी समाधान की दृष्टि से काफ़ी आश्वासन भी दिए गए हैं। और इस वर्षाकालीन सत्र में अनुपूरक बजट भी पास हुआ है और करीब 15 नए कानून जिन पर बहस हुई और बहस के उपरांत उनको पारित किया गया। विशेष रूप से इस सत्र में यूनिवर्सल सिविल कोर्ट, ये कानून बहुत ही अधिक महत्व का था और मध्य प्रदेश के इतिहास की दृष्टि से भी ऐतिहासिक था और पूरे देश भर में इसकी चर्चा हो रही है। और मुझे प्रसन्नता है कि इस कानून को भी बहस के उपरांत पारित किया गया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि सत्र छोटा था, लेकिन इस छोटे सत्र में भी लगभग 20 घंटे से अधिक चर्चा हुई और ये सत्र उपलब्धि कारक रहा। साल 2023 में आपको जिम्मेदारी मिली विधानसभा अध्यक्ष की, तो सत्र सुचारू रूप में चले, इसके लिए आपकी प्राथमिकताएं क्या होती है? विधानसभा एक ऐसा मंच है जो पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों को मिला के ही पूर्णता को प्राप्त करता है। विधानसभा अध्यक्ष के नाते निश्चित रूप से अध्यक्ष की यह जिम्मेवारी होती है कि सभी को विमर्श करने का अवसर मिले, पक्ष की भी बात आए, प्रतिपक्ष की भी बात आए, क्योंकि दोनों के सवाल और जवाब वो मध्य प्रदेश के जन कल्याण से जुड़े हुए होते हैं। तो मेरी भरसक ये कोशिश होती है कि अधिक से अधिक लोग अपना विचार व्यक्त कर सकें, अपनी बात रख सकें, जनता के जो समस्याएं हैं उनको पूरे प्रदेश के राजनीतिक मंच पर वो उस आवाज़ को ताकत दे सकें और सरकार की ओर से भी समाधान कारक उत्तर उन्हें प्राप्त हो, ऐसा मेरा प्रयत्न हमेशा रहता है। इन 2.5 साल में कोई इनोवेशन जो आपने शुरू किया हो या किसी दूसरे राज्य में कोई इनोवेशन जो आप मध्य प्रदेश में भी लाना चाहते हो या ला चुके हो, कुछ कहना चाहेंगे इस पे? मध्य प्रदेश की विधानसभा वैसे अपने आप में बहुत ही समृद्ध और गौरवशाली परंपराओं की विधानसभा रही है।
बीच के कुछ कालखंड को छोड़ दें तो जीवन में अपवाद अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन अगर हम देखेंगे तो हमारे पूर्वजों ने बहुत अच्छी परंपराएं विधानसभाओं में स्थापित की हैं और उसका अनुसरण करने के लिए हम सब लोग अपनी जवाबदारी समझते हैं और विधानसभा ठीक प्रकार से चले इसकी निश्चित रूप से चिंता करते हैं। जब मैं विधानसभा अध्यक्ष बना तो मुझे लगा कि कुछ चीज़ें हमको करनी चाहिए। तो सर्वप्रथम तो मैंने सदस्यों को आग्रह किया कि आपको बोलने का पर्याप्त अवसर मिलेगा, लेकिन बोलने में शालीनता, मर्यादा और तर्क, इसकी तैयारी आपकी प्रारंभ से रहनी चाहिए। और पक्ष की तरफ से भी जब कोई उत्तर आए तो उसमें जवाबदेही झलकना चाहिए और समाधान हम कर रहे हैं या करने की इच्छा रखते हैं, आने वाले कल में कर पाएंगे, ये भावना हमेशा सत्ता पक्ष के मन में भी रहनी चाहिए। तो मैंने पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्यों से आग्रह किया और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अनेक लोगों ने उसका पालन किया और सभी पक्ष इस बात की चिंता करते हैं कि सदन की गरिमा बनी रहे। इसी कारण यह सदन ठीक प्रकार से संचालित हो पाता है। हमारे मध्य प्रदेश में जब मध्य प्रदेश बना तब से अनेक मुख्यमंत्री हुए और अनेक प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हुए और सब ने राज्य के विकास में अपने अपने कालखंड में योगदान दिया। विधानसभा अध्यक्ष भी बहुत अच्छे और उदीमान लोग हुए हैं जिन्होंने अनेक प्रकार की परंपराओं को स्थापित किया है। लेकिन हम सब जानते हैं जैसे जैसे समय बीतता है तो लोग आगे की सुध तो लेते हैं लेकिन इतिहास पर दृष्टिपात नहीं करते। तो इसलिए मैंने एक परंपरा सब लोगों से बात करके ये स्थापित की कि जितने भी विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जो दिवंगत हो चुके हैं उनके जन्मदिन पर हम सब एकत्रित होंगे, उनको पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, उनके जीवन पर प्रकाश डालेंगे, जिससे नई पीढ़ी को यह अंदाज हो कि आज से 30 साल पहले, 35 साल पहले, 40 साल पहले कौन अध्यक्ष था, किस अध्यक्ष ने किस प्रकार की परंपराओं को स्थापित किया, कौन मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अपने कार्यकाल में कौन कौन से अच्छे काम किए। जैसे आज पूर्व मुख्यमंत्री गोविंद नारायण सिंह जी का जन्मदिन है, हम लोग विधानसभा में थे तो गोविंद नारायण सिंह जी का कार्यकाल बहुत बड़ा नहीं था और उस समय जो काम करने की परिस्थितियां थी वो तो काम उनने किया ही, लेकिन सामान्य तौर पर जितना मैं गोविंद नारायण सिंह जी को जानता हूँ और पढ़ता हूँ उससे ध्यान में आता है कि पुराने जो राजनीतिक लोग थे उनकी अध्ययनशीलता बहुत अच्छी थी। गोविंद नारायण सिंह जी राजनेता थे लेकिन रामायण हो, गीता जी हो, इस पर उनका अध्ययन बहुत ही प्रगाढ़ था। और अगर व्यक्ति का अध्ययन होगा तो उसके व्यक्तित्व की ऊंचाई अलग प्रकार की होगी और व्यक्तित्व ऊंचा होगा तो निश्चित रूप से उसके कृतित्व से अच्छे ही काम होंगे, गलत काम की हम बहुत अपेक्षा नहीं कर सकते। तो इस दृष्टि से भी हम लोगों ने काम किया है। प्रश्नकाल में पहले प्रश्न सदस्यों को जमा करने के लिए आना पड़ता था और कई बार वो समय पर नहीं आ पाते थे, इसलिए हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए प्रश्न को ऑनलाइन किया। तो पहले 600-700 प्रश्न बहुत मुश्किल आते थे, अब कम से कम एक सत्र में 4000 प्रश्न आते हैं।
तो ये एक नवाचार की दृष्टि से काफ़ी अच्छा हुआ है। प्रश्न कोई चर्चा में आ पाए ना आ पाए, लेकिन प्रश्न जमा होता है तो उसका उत्तर आता है, तो उससे निश्चित रूप से समस्या उजागर भी होती है और सरकार का पक्ष भी उसके माध्यम से लोगों को जानने को मिलता है। हमारा विधानसभा में बहुत अच्छा पुस्तकालय है और बड़ा समृद्ध पुस्तकालय है, और मैं मध्य प्रदेश के लोगों को भी अनुरोध करना चाहूँगा, छात्रों को भी अनुरोध करना चाहूँगा कि वो विधानसभा की लाइब्रेरी इतनी समृद्ध है, उसमें समय समय पर आवें और उसका लाभ वो उठाएं। इस दस्तावेजों को और पुस्तकालय को पूरा डिजिटलीकरण किया गया है। आज सामान्य तौर पर हम देखते हैं कई बार किताबें बहुत पुरानी हो जाती हैं, अखबार बहुत पुराने हो जाते हैं, और उसके बाद वो कागज़ भी एक उसकी आयु है तो ख़त्म होता ही है। इसलिए सबका डिजिटलीकरण किया है हम लोगों ने, जिससे कि वो सारी विधा सुरक्षित रखी जा सके और पूरी विधानसभा को ई विधानसभा के रूप में तब्दील करने का काम भी हम लोग कर रहे हैं। लगभग काफ़ी हो गया है। मुझे ध्यान है जब मैं केंद्र सरकार में संसदीय कार्य मंत्री था, उस समय नेवा प्रोजेक्ट हम लोगों ने शुरू किया था। उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत केंद्र भी विधानसभा को ई विधानसभा में तब्दील करने के लिए सहायता देता है, और लगभग अभी 22 से अधिक राज्य लगभग एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। और जब भी हमारा काम पूरा हो जाएगा तो कर्नाटक की विधानसभा में क्या हो रहा है और देखना है तो हम यहाँ बैठकर ही उसको देख सकते हैं। लोकसभा की प्रोसीडिंग भी हम चाहें तो पढ़ सकते हैं, मध्य प्रदेश विधानसभा की प्रोसीडिंग को भी कोई भी देख सकता है। तो ये पारदर्शिता की दृष्टि से भी महत्व का है और इससे लोगों का समय भी बचता है और निश्चित रूप से काम करने में लोगों को आसानी होती है। ऐसे अनेक नवाचार हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं और पक्ष और विपक्ष दोनों के साथ बातचीत करके इन कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा है। लोकसभा अध्यक्ष जी ने आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी थी, जिसे 7 राज्य के स्पीकर सराह रहे हैं, तो इस पे कुछ कहेंगे आप? जो हमारा पार्लियामेंट्री की तरफ से एक परंपरा रहती है, संसदीय संघ के अध्यक्ष हमारे लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं और सभी विधानसभा के अध्यक्ष उसके सदस्य होते हैं। तो समय समय पर स्पीकर कॉन्फ्रेंस होती रहती है और उस स्पीकर कॉन्फ्रेंस में कई प्रकार के विषय आते हैं। फिर लोकसभा का सचिवालय उस पर विमर्श करता है और उस पर और अधिक विमर्श की आवश्यकता है तो उसके लिए समितियों का गठन करता है। तो ये एक रूटीन की प्रक्रिया है। तो कभी कभी ऐसी समितियां गठित होती हैं। विधानसभा और लोकसभा में सत्र चलता है, ये एक पक्ष है, और सत्र के समय जो नियमों के अंतर्गत सरकार के कामकाज की समीक्षा होती है वो एक अलग पक्ष है। लेकिन जब सत्र नहीं चलता तो जो विधानसभा की समितियां होती हैं वे काम करती रहती हैं। हर माह उन्हें बैठना चाहिए, बैठती भी हैं। सरकार के जो प्रश्न आते हैं उनको भी देखती हैं, सरकार का जो कामकाज चल रहा है उनको भी देखती हैं, और उसके बाद अपनी जो रिपोर्ट है वो विधानसभा के पटल पर रखती हैं। तो एक तौर से सत्र है, उस कार्यकाल को छोड़कर बाकी शेष समय एक तौर से अप्रत्यक्ष रूप से विधानसभा निरंतर चलती रहती है इन समितियों के माध्यम से। लोक लेखा समिति होती है, उसका अध्यक्ष कोई न कोई विपक्ष का विधायक होता है, वो सरकार के सारे ऑडिट की समीक्षा करती है। फिर पंचायती राज हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, अन्य प्रकार के विभाग हों, उन सब की अलग अलग समितियां रहती हैं, वो सरकार के कामकाज की समीक्षा करती हैं। तो पिछले दिनों कई बैठकों में ये प्रश्न आया कि समिति की सुदृढ़ता और बढ़नी चाहिए, इनकी ताकत और बढ़नी चाहिए,
और इसके लिए क्या किया जाए। तो उस समय लोकसभा अध्यक्ष जी ने मुझे उसकी जवाबदारी सौंपी थी। 7 विधानसभा उसकी सदस्य थी, तो हम लोगों ने अनेक बैठकें की, कई बार डिस्कशन किया और देश भर की विधानसभाओं से भी सुझाव मंगाए और उसके आधार पर एक रिपोर्ट बनाकर प्रस्तुत की है। अब विचारोपरांत वो रिपोर्ट आएगी तो लोकसभा अध्यक्ष जी के माध्यम से सभी विधानसभाओं को और सरकारों को भेजी जाएगी कि इन समितियों को और ताकतवर हम बनाएंगे तो इसका फायदा लोकतांत्रिक पद्धति को होगा। तो आपके अनुसार आपने समितियों की बात की, तो आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के समय में आप क्या सोचते हैं, क्या सुधार और किया जा सकता है? स्वाभाविक रूप से समितियों की एक तो बैठकों की संख्या बढ़ना चाहिए, बैठकों की टाइमिंग्स बढ़ना चाहिए, सदस्यों की उपस्थिति अधिक रहनी चाहिए, समितियां की बैठक हो वो अधिक समय तक हो और समितियां जो विचार करें, समितियां जो सवाल पूछे तो सरकार का शीघ्रता से उसका उत्तर आना चाहिए, सरकारी अधिकारियों की उसमें भागीदारी होनी चाहिए और समितियों की जो समीक्षा परांत जो रिपोर्ट्स आती है वो सरकार के लिए एक तौर से दर्पण हो, जिससे सरकार उन सारी चीज़ों को देख सके और उसके प्रकाश में अपनी योजना और क्रियान्वयन की व्यवस्था को बना सके। विधानसभा अध्यक्ष के साथ आप एक बहुत सीजन पॉलिटिशियन भी है, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, केंद्र में कई वर्ष तक मंत्री रहे, तो ये बैलेंस कैसे मेंटेन कर लेते हैं? बड़ा मुश्किल होता होगा ये। देखिए, वैसे तो सामान्य तौर पर मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीत कर ही मैं विधायक बना हूं और मैं विधायक हूं इसलिए मैं विधानसभा का अध्यक्ष हूं। तो स्वाभाविक रूप से मेरा अपना दलीय विचार तो है ही, उस पर सोचना, उससे आगे बढ़ाना मर्यादाओं के अंतर्गत ये मेरे लिए करनी है और मैं करता रहता हूँ। लेकिन सामान्यतः विधानसभा अध्यक्ष और लोकसभा अध्यक्ष इस मामले में कानूनी बाध्यता नहीं है, लेकिन एक परंपरा हमारी बनी है कि अध्यक्ष के नाते बहुत ज़्यादा व्यक्ति को पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अध्यक्ष को पक्ष और विपक्ष दोनों के प्रति अपना विश्वास बनाए रखना चाहिए। तो इसलिए निश्चित रूप से जो मर्यादाएं पूर्व के अध्यक्षों ने स्थापित किए हैं उनका मैं पालन करता हूं। मैं राजनीतिक जो कार्यक्रम होते हैं उनसे परहेज करता हूं और कोशिश करता हूं कि सदन की जो मर्यादा है उसे बनाए रखा जा सके और जो काम मेरे जिम्मे है वो काम मैं अच्छे से कर सकूं, वही मेरी सफलता है। आजकल देखने में आता है, चाहे संसद हो चाहे विधानसभा हो, हंगामा बहुत होता है। चाहे पक्ष की बात करें, विपक्ष की बात करें, तो सभी दलों के विधायक को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, लोकसभा हो या विधानसभा हो, ये मंच जो है विमर्श के लिए है और हमारे संविधान निर्माताओं की भी यही अपेक्षा थी और विमर्श सार्थक हो, तर्कपूर्ण हो तो ही वो समाधान तक पहुंचता है। इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं हमेशा ये आग्रह करता हूं, पक्ष से भी विपक्ष से भी, कि सदन का समय बिल्कुल भी जाया नहीं होना चाहिए। अपनी बात को ताकत के साथ हमको रखना चाहिए, उसको बार बार प्रेस करने की आवश्यकता है तो प्रेस भी करना चाहिए, लेकिन सदन स्थगित हो, हम बैल में जाएं, इससे जितना बचा जा सके उतना बचने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि लोकसभा विधानसभा दोनों जनता के सदन हैं और जनता ने चुनकर इन सदनों में हमको भेजा है, तो निश्चित रूप से बहुत अपेक्षा और आकांक्षा के साथ भेजा है। वह आकांक्षा उनकी पूरी हो यह भी आवश्यक है, लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है
जब निश्चित रूप से सदन का स्थगन होना या सदन में व्यवधान होना, लेकिन निरंतर बातचीत के माध्यम से ही इसको हम ठीक कर सकते हैं और वो बातचीत का क्रम लगातार बना रहता है। लेकिन मैं मध्य प्रदेश में सभी सदस्यों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि वाइल्ड आज अगर देखेंगे तो मर्यादाओं का सब पालन करते हैं और सदन स्थगित करने की नौबत कम ही आती है। इसी साल मार्च में आपने युवा विधायक सम्मेलन करवाया, तो जितने नए चेहरे आ रहे हैं, युवा विधायक आ रहे हैं, उनका पार्टिसिपेशन सदन में ज़्यादा हो, कार्रवाई में ज़्यादा हो, उसके लिए आपकी क्या कोशिश रहती है? अभी पिछले दिनों संसदीय संघ के द्वारा ही ये कार्यक्रम अपेक्षित था और मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का एक ग्रुप था। तो तीनों राज्यों के ऐसे विधायक जिनकी आयु 45 वर्ष से कम है, उन्होंने इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया था। 2 दिन का ये कार्यक्रम था और लगभग इसमें 40 लोगों ने अपना विचार व्यक्त किया। लेकिन इसमें मुझे बहुत प्रसन्नता है क्योंकि ये विधानसभा जैसा नहीं था कि पक्ष को विपक्ष पर आरोप लगाना है, विपक्ष को पक्ष पर लगाना है। तो मैंने उनको भूमिका बताई थी कि जो हमारे सामने विषय है, उस विषय के लिए हम क्या कर सकते हैं और विधानसभाओं का क्या योगदान हो सकता है। विशेष रूप से मिशन 2047 जो प्रधानमंत्री जी ने सारे देश को आह्वान किया है कि जब आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ हो तो हमारा भारत विकसित भारत के रूप में तब्दील हो, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारी कार्य योजना बनाई है। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में उस पर क्रियान्वयन चल रहा है। जो हमारी कमियां हैं उनको भरने का प्रयास भी चल रहा है। नए नए जो आविष्कार किए जाने हैं उस पर भी काम चल रहा है। हमारी हर प्रकार से गति बढ़े, इस दिशा में केंद्र सरकार एक तौर से प्राथमिकता से काम कर रही है। तो विधानसभाओं की भूमिका और विधानसभाओं को माध्यम बनाकर इसके लिए क्या किया जा सकता है और उसमें युवा विधायकों की क्या भूमिका हो सकती है, क्योंकि सामान्य तौर पर हम सब जानते हैं कि जो युवा विधायक है वही 2047 का साक्षी बनेगा। तो उसका अपना योगदान कैसे हो सकता है इस पूरे परिवर्तन के दौर में। तो इसलिए ये कार्यशाला का आयोजन था। एक विधायक का समय 10 मिनट था और उसको एकदम निष्पक्ष होकर अपना विचार व्यक्त करना था। लेकिन मेरे लिए भी आश्चर्यजनक था कि 40 लोग इस पूरे कार्यक्रम में बोले और किसी ने भी 10 मिनट से अधिक समय नहीं लिया। नहीं तो विधानसभा में बोलते समय थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो ही जाता है। सब 10 मिनट तक अपनी सीमा में रहे और सब ने निष्पक्ष होकर विचार व्यक्त किया और मैं समझता हूँ वो प्रोसीडिंग इस विषय की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और मैं उन सभी युवा विधायकों को बहुत बधाई भी देना चाहता हूँ, उनको शुभकामना भी देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो विचार व्यक्त किए वो करनी हैं, उन पर सरकारें काम करेंगी और निश्चित रूप से आने वाले कल में हम भारत को विकसित भारत के रूप में जरूर देखने में सफल होंगे। आप लंबे समय तक कृषि मंत्री भी रहे, तो आज के भारत में अन्नदाता को आप कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है कि आज के किसान के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? भारत कृषि प्रधान देश है और स्वाभाविक रूप से कोई भी राजनीतिक दल किसानों के लिए और कृषि के लिए काम कम और ज़्यादा करे वो अलग बात है, लेकिन किसानों का राग अलापता जरूर है। लेकिन मेरा इस मामले में ये अनुरोध है कि हमको वास्तविक जमीन पर विचार करना चाहिए। सरकारें किसानों को सुविधा दें, यह समय की ज़रूरत है
और मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों इसको प्राथमिकता की दृष्टि से देखते भी हैं। किसानों को कृषि करते समय जितनी अत्यधिक सुविधाएं दी जा सकती हैं वो देने का भी प्रयत्न होता है। लेकिन आज के समय में मैं ऐसा मानता हूं कि 2-3 चीजें अत्यंत आवश्यक हैं। एक तो किसानों की रिसर्च और बढ़ना चाहिए, क्योंकि किसानों की उत्पादकता बढ़ेगी तभी वो फायदे में आएगा। और दूसरा, किसानी करने में जो लागत आती है वो लागत कम करने पर भी विचार होना चाहिए। आमतौर पर सरकारें भी इस पर कम काम करती हैं और किसान की भी ये कोशिश होती है कि वो ज़्यादा पैसा लगाए फिर ज़्यादा मिलेगा, ये एक मानसिकता बनी रहती है। मैं समझता हूँ कि उत्पादकता बढ़े, उत्पादन बढ़े, किसानों को उसका उचित मूल्य प्राप्त हो, ये एक बड़ी चुनौती है। इस पर गंभीरता से काम करना चाहिए और किसानों की खेती करने में जो लागत आती है वो लागत कैसे कम हो सकती है, इस पर काम करने की आवश्यकता है। और इसमें किसानों को भी आगे बढ़ के काम करना चाहिए और सरकारों को भी इस मामले में लोगों को अवेयर करना चाहिए। किसान को सुविधा देना है तो आप सुविधा पूरी दो और अतिरिक्त देना है तो अतिरिक्त दो, लेकिन वो अतिरिक्त उसको बचत के रूप में होना चाहिए। हम आज उसको 10 रुपए दे रहे हैं, कल हम 20 रुपए देंगे, लेकिन आज 10 रुपए लग रहे थे तो खेती में कल से 22 रुपए लगना शुरू हो जाएंगे, तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। अगर हम सुविधा दे रहे हैं तो किसान की बचत के रूप में वो काम आए। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने PM किसान शुरू किया तो आज हमारे मध्य प्रदेश में हर किसान को साल में 12,000 रुपया मिलता है। तो एक तौर से छोटा किसान जो 3, 4, 5 बीघा का किसान है उसको खाद बीज के समय वो पैसा बहुत काम आता है। तो वो एक बड़ी सुविधा मिली है हमारे किसानों को। और दूसरा क्या है कि जो फर्टिलाइजर आधारित खेती है इसके मर्म को किसान को भी समझना चाहिए, सरकार को भी समझना चाहिए, क्योंकि जितना हम फर्टिलाइजर पर जाएंगे तो फर्टिलाइजर क्या है, खेती की भूख को बढ़ाता है, खेत की भूख को बढ़ाता है। इस बार अगर हम 20 किलो यूरिया डाल रहे हैं तो अगले साल जब होगा तो 25 किलो यूरिया मांगेगी, उसके अगले साल वो 30 किलो यूरिया मांगेगी। तो अगर यूरिया की उस मांग को हम पूरा करते रहेंगे तो जमीन की उर्वरा शक्ति जो है वो निरंतर घटती है। और फिर फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड आधारित ही अगर खेती हो जाए तो जो अनाज है, उत्पादन है, उसकी भी गुणवत्ता जैसी होनी चाहिए वो नहीं होती। तो फर्टिलाइजर को हम कैसे कम करें, इस पर भारत सरकार ने भी ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए और नेचुरल फार्मिंग के लिए काफ़ी कदम बढ़ाए हैं। मैं जब एग्रीकल्चर मिनिस्टर था तो आमतौर पर ऑर्गेनिक फार्मिंग की तो बात चलती थी, लेकिन प्राकृतिक खेती की बात को चलाने के लिए बहुत दम लगाना पड़ती थी। तो ICR जो हमारा शिक्षण संस्थान है केंद्र सरकार का, तो उसमें हम लोगों ने प्राकृतिक खेती का सिलेबस भी बनाया और उसके लिए नया पाठ्यक्रम भी जारी किया। और नए बच्चे अब प्राकृतिक खेती में डिग्री करके और मास्टर डिग्री करके कुछ दिनों में निकलने वाले हैं, तो उससे भी हमें सहायता मिलेगी। लेकिन ऑर्गेनिक खेती पर निश्चित रूप से आना चाहिए। ऑर्गेनिक के प्रमाणन की व्यवस्था भी प्रामाणिक रूप से होनी चाहिए। यह मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है और किसान की लागत को कम करने में भी सहायक है। और अगर हम प्राकृतिक खेती पर आ जाएं तो सोने में सुहागा हो जाएगा। यद्यपि उस खेती में थोड़ा करने में परिश्रम ज़्यादा है, लेकिन प्राकृतिक खेती जब हम करेंगे तो निश्चित रूप से पशुपालन भी बढ़ेगा। और पशुपालन भी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि दूध की ज़रूरत है, घी की ज़रूरत है, पनीर की ज़रूरत है, दही की ज़रूरत है। अगर पशु कम होते जाएंगे तो आने वाले कल में इस पर संकट आ जाएगा। तो प्राकृतिक खेती जब होगी,
तो वो पशु आधारित खेती होगी। गोबर, गौमूत्र, इन सबको मिला के जो खाद बनेगा, उससे जो उत्पादन होगा वो उत्पादन भी बहुत अच्छा होगा और वो मनुष्य के खाने के काम भी आएगा, तो निश्चित रूप से उसकी गुणवत्ता बहुत उचित होगी और इससे किसान की जो लागत है वो लागत भी कम होगी, पशुपालन को भी बहुत बढ़ावा मिलेगा और जो वेस्टेज है उसका भी बहुत अच्छे से हम उपयोग कर पाएंगे देश के विकास के और किसानी के विकास के हित में। थोड़ी मध्य प्रदेश की बात कर ले। सरकार को बने 2.5 साल हो गए, तो इन 2.5 सालों को आप कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ कि 2-2.5 साल में काफ़ी सरकार ने कदम बढ़ाए हैं और सभी मोर्चों पर काम करना प्रारंभ किया है। यद्यपि पिछले दिनों में भी आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश जैविक खेती के मामले में अग्रणी था। मध्य प्रदेश को किसान कर्मण पुरस्कार अनेक बार मिले, तो खेती की जो हमारी दर थी वो देश में उच्चतम थी। तो इसी प्रकार से जो हमारे अनेक मोर्चे हैं, उन सब मोर्चों पर मोहन यादव जी की सरकार ने भी सफलतापूर्वक कदम बढ़ाए हैं और मुझे लगता है कि आने वाले कल में जो काम करना शेष है वो पूरा करेंगे तो मध्य प्रदेश को इसका बहुत लाभ होगा। एक समय था जब गठबंधन की राजनीति बहुत ऊंचे पे थी, बहुत चर्चे में थी, थोड़ी कमजोर पड़ी है इधर कुछ सालों से, तो आपको क्या लगता है आने वाले समय में ये फिर से मजबूत होगी? देखिए, राजनीति गठबंधन की हो या बहुमत की हो, राजनीति तो राजनीति है। अगर राजनीति की गुणवत्ता अच्छी होगी, राजनीति में नीयत अच्छी होगी, राजनीति में नेता अच्छा होगा, तो नीतियां अच्छी बनेंगी और नीतियां अच्छी बनेंगी तो उसका समग्र देश को और प्रदेश को लाभ होएगा। जैसे गठबंधन की राजनीति के 2 स्वरूप हैं। एक गठबंधन की राजनीति वो है इन किन प्रकरण हमको सत्ता हाथ में पकड़ना है, चाहे उसका माध्यम कोई भी हो। एक गठबंधन की राजनीति वो है जिस गठबंधन के नेता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। वो गठबंधन की सरकार अटल जी ने चलाई, पूरे देश को एक नया संदेश दिया। गठबंधन की राजनीति थी जब अटल जी ने पोखरण परमाणु परीक्षण किया, बहुमत की सरकार नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी इतना बड़ा कदम उठाया जिससे सारी दुनिया की आंखें खोलने का काम वाजपेयी जी के नेतृत्व में हुआ। और आज देश भर में हम हर गांव को सड़क दे पाए और ये जितने हम नेशनल हाईवे बना पाए, यह अटल बिहारी वाजपेयी जी की कल्पना थी और उसको उन्होंने शुरुआत भी किया था। तो वाजपेयी जी अच्छे नेता थे, दूरदृष्टा थे, दीर्घगामी राजनीति का अनुभव रखते थे, इसलिए नीयत भी उनकी अच्छी थी। नीयत अच्छी थी तो गठबंधन भी अच्छा चला, क्योंकि उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं था, सरकार पर कब्जा करने की नीयत नहीं थी, इसलिए नीतियां भी जो अच्छी बनी उनका भी सर्वत्र लोगों को लाभ मिला। लेकिन यह सच है कि गठबंधन की सरकार और बहुमत की सरकार दोनों की धमक में थोड़ा अंतर होता है। तो बहुमत की सरकार होती है, उसकी धमक देश में भी होती है और पूरी दुनिया में भी होती है। बहुत लंबे समय बाद नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने अगर पर्याप्त मात्रा में बहुमत दिया, तो हम सब देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम सरकार चलाने के लिए नहीं आए, जनता ने हमको देश बदलने के लिए भेजा है। तो आज देश भर में जो बदलाव दिखाई देता है उसके पीछे बहुमत की ताकत है। आपका इतना लंबा राजनीतिक कैरियर रहा है, तो कोई एक फैसला जो आपके लिए बड़ा कठोर हो और क्या सीखा, उससे कुछ शेयर करेंगे? दरअसल क्या है, राजनीतिक क्षेत्र में तो इतनी बड़ी जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। मेरा 40-42 साल का राजनीतिक जीवन है, जिसमें छात्र जीवन भी था, युवा मोर्चे का भी कालखंड था,
आपातकाल का भी दौर था, फिर विपक्ष की भी भूमिका थी, फिर सत्ता पक्ष की भी भूमिका थी, केंद्र सरकार में भी थी, राज्य सरकार में भी थी। अब मैं नई भूमिका में हूँ, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि जो भूमिका अपन को मिले उसका पूरा शिद्दत और पूरी ईमानदारी के साथ निर्वहन करना चाहिए। लेकिन मेरा यह सौभाग्य है कि धारा 370 जैसे विषयों को निराकरण मिला, तब मैं पार्लियामेंट का मेंबर था और केंद्र सरकार में मंत्री था, क्योंकि हम सब एक लंबे कालखंड से नारा लगाते रहते थे राजनीतिक क्षेत्र में, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। तो धारा 370 समाप्त करो, 35A समाप्त करो, और उस समय ये लगता था कि ये कभी समाप्त नहीं होंगे, क्योंकि देश के राजनीतिक दल जनसंघ भाजपा को छोड़ के बाकी लोग इसके पक्ष में होते नहीं थे। लेकिन मेरा ये सौभाग्य है कि जब धारा 370 को समाप्त किया गया तो हम भी लोकसभा के सदस्य भी थे और मंत्रिपरिषद के सदस्य भी थे। दूसरा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने शुरुआती दौर में कहा था कि समान नागरिक संहिता देश में लागू होना चाहिए। तो अभी केंद्र में तो बिल नहीं आया, लेकिन मध्य प्रदेश में बिल आया। उस दौरान मैं मध्य प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष हूँ। यह भी मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आज सोशल मीडिया का दौर है, तो आप क्या समझते हैं कि सोशल मीडिया ने नेताओं की, राजनेताओं की जिम्मेदारी और बढ़ा दी है, जवाबदेही और बढ़ा दी है? देखिए, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, आने वाले कल में और बढ़ेगी। टेक्नोलॉजी का उपयोग होना ही चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं हो सकते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, दुरुपयोग हो और सदुपयोग हो, इसमें तो नागरिकों को अंतर करना ही पड़ेगा। टेक्नोलॉजी हमारी सुविधा के लिए है। अब जैसे मोबाइल आया तो आज हमको कहीं से भी कोई खबर लेना है तो कम पैसे में और सेकंडों में खबर ले सकते हैं। लेकिन अगर उसी मोबाइल पर हम एक घंटा बात करें तो ये मोबाइल हमारे लिए नुकसानदेह भी है। ऐसे ही सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया के माध्यम से कोई कमी उजागर हो तो अच्छा है, होना ही चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके अनेक प्रकार के लोग अपना एजेंडा सेट करने का काम करने लगे, तो यह मैं समझता हूँ देश के प्रति और समाज के प्रति और लोकतंत्र के प्रति सोशल मीडिया का दुरुपयोग है, और इससे सबने बचना चाहिए। एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा, युवाओं को लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने इतने लंबे अनुभव से, जो राजनीति में आना चाहते हैं, देश के लिए, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनको एक संदेश क्या देना चाहेंगे? मैं इस अवसर पर देश भर के युवाओं से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि आने वाला कल आपका है। यह कल सुखद हो, समृद्धियों से भरा हो और पूरी दुनिया में भारत का डंका बजे। यह वजन आप सब लोगों के कंधों पर आने वाला है। इसलिए आप जहाँ भी हैं, जिस काम में भी हैं, जिस स्थान पर, जिस भूमिका में बैठे हैं, उस भूमिका का निर्वाह करते हुए, अपनी आजीविका को ध्यान में रखते हुए हमेशा देश और देश की पद्धतियाँ और देश की जो ऊर्जा है उसका संरक्षण आपके माध्यम से कैसे हो सकता है, ये हमेशा आपके जहन में रहना चाहिए। क्योंकि हम कितने भी योग्य हो जाएं, कितनी भी योग्यता ग्रहण कर लें, कितना भी साधन संपन्न हो जाएं, अगर भारत हमारे भीतर नहीं है तो उसका कोई मूल्य नहीं है। इसलिए भारत और भारत माँ हमारे जहन में होना चाहिए, और इसको जहन में रखकर आप जितनी प्रगति करें वो आपके भी काम आएगी और देश के भी काम आएगी। सर, हमारे सवाल तो बहुत है, थोड़े समय की कमी है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
आगे भी आपसे बातचीत जारी रहेगी। ओवर टू यू कोमल। आपको बहुत धन्यवाद। ये कार्यक्रम आपने आयोजित किया और इस कार्यक्रम के लिए मुझे याद किया, इसके लिए मैं निश्चित रूप से जी मीडिया का हृदय से बहुत बहुत आभारी हूँ।